नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज बहुत ही सुखद दिन है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद का। पुलिस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए एडीजी प्रसाद ने बताया कि कानून के बारे में जानने के लिए 31,000 आईओ को प्रशिक्षण दिया गया है। नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में रहेगा। नागरिकों को जागरूक करने प्रदेश भर के थानों में अनूठे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानून के बाद अब न्याय संहिता लागू हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को शामिल किया गया है। महिला बच्चों के लिए अलग से इस कानून में प्रावधान है। कुछ आईओ को टैबलेट उपलब्ध करा दी गई है, कुछ को कराई जा रही है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। मध्य प्रदेश की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12:16 पर दर्ज की गई। प्रदेश की दूसरी एफआईआर भोपाल के निशातपुरा थाने में रात 12:20 पर, वहीं तीसरी एफआईआर भी भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में रात 12:22 पर दर्ज की गई है। प्रदेश भर में रात 1:36 तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 8 भोपाल में हुई, वहीं एक एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाने में 12:24 और सागर में रात 1:36 पर दर्ज की गई। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार। आज 1 जुलाई बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसमें कि हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून व्यवस्था को हमने लागू कर दिया है मध्य प्रदेश में। और 12 बजने के बाद से ही, रात में 12 बजने के बाद से ही ये कानून यहाँ पर लागू हो गया है। 12:16 में पहला एफआईआर बीएनएस के तहत थाना हनुमानगंज भोपाल में कायम किया गया। 296 बीएनएस धारा के तहत ये अपराध पंजीबद्ध किया गया। और आप देखेंगे कि लगातार इसमें कायमियाँ हुई हैं। ये दर्शाता है कि हमारी पुलिस पहले से तैयार थी। और 10 से 12 एफआईआर तो भोपाल पुलिस ने ही किया, और पूरे मध्य प्रदेश में बीएनएस धारा के तहत, नई धाराओं के तहत कार्रवाइयाँ हुई हैं। सुखद बात यह है कि हमारी पुलिस पहले से तैयार थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले से बताया कि हमारे 31,000 आईओ इसमें ट्रेन कर दिए गए हैं कि नई धाराओं को हम कैसे लगाएंगे, और उसका ड्राई रन भी हुआ पहले से। 302 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए थे और 60,000 अधिकारी कर्मचारियों को हमने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर रखा था, जिसमें कि डिजिटल माध्यम को कैसे हम यूज़ करेंगे, इसकी काफ़ी बृहद ट्रेनिंग की गई। एससीआर भी काफ़ी इसमें लगा रहा। और सीसीटीएनएस सिस्टम में नए तरीके से कैसे हम उसमें लॉन्च करेंगे एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कैसे हम लॉन्च करेंगे, इन सब की बृहद ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके फलस्वरूप आप आज देखेंगे कि सीमलेस ट्रांजिशन हुआ है मध्य प्रदेश में। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्यों में होगा जहाँ पर कि इतना सीमलेस ट्रांजिशन हुआ है। और प्रथम आवर में ही, प्रथम घंटे में ही कई एफआईआर दर्ज हुए नई न्याय संहिता के तहत। में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत पारदर्शिता है और विक्टिम स्पेसिफिक है। अगर किसी के साथ अपराध होता है तो उसकी सहायता के लिए ये कानून बने हैं, और दंड की बजाय न्याय को इसमें स्थान दिया गया है। और पुराने जो अंग्रेज़ों के समय के बने हुए कानून से हम जो है गवर्नेंस की तरफ आए हैं, जो कि नया भारत का कानून व्यवस्था बना है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 60 दिन के अंदर में विवेचना करनी होगी जो 7 साल से कम के अपराध होंगे। 90 दिन के अंदर में विवेचना होंगी जो 7 साल से ज़्यादा के अपराध होंगे। और एक बार चालान पेश हो गया और ट्रायल ख़त्म हो गया सभी, तो 45 दिन के अंदर में निर्णय सुनाना होगा, जजमेंट देना होगा। ये सब टाइम बाउंड करने से जो भी विक्टिम है उसके लिए बहुत सहायक होगा। हम 0 पे एफआईआर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, ईएफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं। ईएफआईआर लॉन्च करने पर हम 3 दिन के अंदर में थाने में जाकर हमको हस्ताक्षर करना होगा। ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी इकट्ठा करने के बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम अपना एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान आए हैं जो कि आम नागरिक को उससे बहुत सहायता मिलेगी और पारदर्शिता इसमें होगा। कुछ नए कानूनों के बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा, इसमें जो नए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कई धाराएं जो कई अलग अलग धाराओं में थी उनको समायोजित करके 358 धाराओं में समायोजित कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि कुछ धाराएं छोड़ दी गई हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, मैसिव ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे हैं। टैबलेट्स कुछ हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और कुछ प्रक्रिया जारी है, खरीदारी की प्रक्रिया जारी है, तो जल्द ही हम उपलब्ध करा सकेंगे। एग्जैक्ट डेटा तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन 20-25 अपराध तो रात में ही हो गए थे, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो 50-60 से तो कम नहीं होंगे। बाकी आंकड़ा हमको देखना पड़ेगा। देखिए, वो उस पर तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊँगा, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं SCRB के ऐसे आंकड़े में जो लॉगिन करते हैं, तो उसमें 12:16 में हनुमानगंज का आ रहा है, और दूसरा भी यहीं का है, शाहजहानाबाद का 12:20 में है, बट ज़रूर ग्वालियर भी टॉप 10 में है। नहीं, टाइम लिमिट में हमें करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कोताही नहीं बरत सकते। टाइम लिमिट में हम करेंगे, विवेचना हम टाइम लिमिट में करेंगे। बल बढ़ाना तो एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं, तो हम बल बढ़ाने की प्रक्रिया तो सतत प्रक्रिया है। अभी भी कुछ वैकेंसी है जिसको भरने की प्रक्रिया हो रही है। सरल भाषा में अगर पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी जा सकते हैं। वहाँ थाने में गए तो वहाँ FIR लॉन्च हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये व्यवस्था है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, अपनी FIR भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कि 3 दिन के अंदर में थाने में जाके आपको साइन करना हो। देखिए, उनका इसमें जिक्र अभी नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम पुराने मामलों की कार्रवाई बंद कर देंगे। पुराने मामले भी जिस तरीके से किए जा रहे थे, उनको जितनी जल्दी हो सके उसमें विवेचना करके हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, MP पुलिस की सवाल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और मैंने पहले भी कहा कि हम प्रदेश के अग्रणी राज्यों में होंगे इस तैयारी के साथ कि हम नई व्यवस्था को अपनाने में सक्षम हैं और प्रिपेयर्ड। भारतीय न्याय संहिता BNS में 358 धाराएं होंगी, जो कि IPC के इक्विवेलेंट है, जो कि पहले 511 धाराएं हुआ करती थी। महिला एवं बालक संबंधी नवीन अध्याय इसमें जुड़ा है। 20 नवीन अपराधों का समावेश इसमें हुआ है। 33 अपराधों में दंड में बढ़ोतरी हुई है। 83 अपराधों में फाइन बढ़ाया गया है। 23 अपराधों में न्यूनतम दंड में बढ़ोतरी हुई है। दंड स्वरूप 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का समावेश हुआ है और 19 धाराएं घटी हैं। आज ही मतलब प्रदेश के सभी थानों में कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, जनप्रतिनिधिगणों को आमंत्रित किया है, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की अपील लगातार जारी है। और अभी भी मैं कर रहा हूं कि हम आमजनों को प्रशिक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्तंभ लिखें, क्विज कराएं, जिससे कि लोगों को पता चले। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, और हमारी जो प्रेस सेल है यहाँ पर, वो भी अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये लगातार हम लोग पिछले 6 महीने से भी कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आज काफ़ी थानों में बहुत सारे प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हुए। महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान है, महिलाओं और बच्चों के लिए। और चूँकि हम ट्रांसपेरेंसी हमने काफ़ी बढ़ा दी है और FIR करना सरल हुआ है, तो इससे
जब अगर एफआईआर करना सरल होता है तो अपराध में हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो अपराध को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। तो मेरा मानना है कि अपराध में कमी आएगी। हाईटेक तो हुआ है और आगे भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है। एआई और जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है, आईटी में जो डेवलपमेंट है, वो सतत प्रक्रिया है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी और जितने भी आईओ हैं, सबको हम आईटी ट्रेन करें, साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम चलाएं। ये ज़रूर है कि एक बड़ा चैलेंज है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो आईओ हैं उनको हमको साइबर अवेयर और साइबर ट्रेन करने की ज़रूरत है। वो हम कर रहे हैं, लेकिन उस पेस में और आगे जाना पड़ेगा। देखिए, एक फेज़ शिफ्ट है, इसको हम कहें कि टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरह से समेकित कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। वो इसलिए किया जा रहा है कि उस एक साइंटिफिक एविडेंस होगा। साइंटिफिक एविडेंस में छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से वो जो इसमें जजमेंट्स आएंगे वो बेहतर जजमेंट आएंगे और फास्टर आएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा, तो हमें निर्णय लेने में आसानी रहेगी। वीडियो में अगर कोई बयान होगा तो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, और अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होता है तो उसको पता लगाया जा सकता है फॉरेंसिक के माध्यम से। तो वो हम एक स्टेज आगे बढ़ जाते हैं। आरोप तो हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन उस आरोप को मिनिमाइज़ करने के ये तरीके हैं, इसीलिए साइंटिफिक एविडेंस की बात की जाती है। सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन, ये ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन तक वो करे। कई बार ऐसे विवादित मामले आते हैं, तो इसीलिए ये प्रावधान दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि उसको 14 दिन तक वेट करना। देखिए, ये इसका मतलब ये नहीं कि सभी में हम 60 दिन तक जाएंगे। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो दिया जा सकता है। अभी भी पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, दंड जो है एक औपनिवेशिक शब्द के रूप में देखा जाए, न्याय मतलब गवर्नेंस के रूप में देखा जाए, तो मेरे अनुसार यही है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि उसको पता चले। ये एफआईआर, आप अगर विक्टिम हैं और आप अगर जाते हैं किसी भी मामले में दर्ज कराने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे पक्ष को बताएं। ये पहले भी इसका प्रावधान नहीं था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कोई फरियादी आता है तो हम आरोपी को बताएं। ऐसा कोई प्रावधान पहले था नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं, इनोसेंट तो उसके लिए विवेचना है। अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके लिए गलत एफआईआर दर्ज कराने की धाराएं लग सकती हैं उसको। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।